सो ऑमनिशिएंट रीडर्स व्यू पॉइंट एपिसोड 5 में आप सबका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था डॉगजा, जिसे कि सरपेंट मॉन्स्टर के अंदर फेंक दिया गया था जॉनी ओक के द्वारा, यानी मेन प्रोटैगनिस्ट के द्वारा। वो वहाँ पे जाता है और वहाँ पे हम देखते हैं वो डोकाबी के साथ डील करता है। अगर उसने इस सिनेरियो को सरवाइव कर लिया, उसके बाद डोकाबी उसके साथ एक नया डील करेगा। अब आगे एपिसोड के शुरू में हमें आसमान में दिखाया जाता है बहुत सारे तारे। तभी हम नीचे देखते हैं शहर की हालत बहुत खराब है, चारों तरफ की हालत बहुत ज़्यादा खराब है। उसी सरपेंट मॉन्स्टर को देखते हैं जो कि कहीं जा रहा था, पर कुछ ही देर बाद देखते हैं वो मॉन्स्टर चीखने लगता है और उसके अंदर हम पानी की ववर को देखते हैं, यानी उसके पेट के अंदर एसिड की वजह से हम देखते हैं उसकी पेट के अंदर जो भी कुछ था वो सब गलने लगता है। पर वहीं पे हमें तभी डॉगजा दिखाया जाता है जो कि पेट के अंदर यानी स्टोमक के अंदर झूल रहा होता है। वो जिन सारे कांटों को लिया था या फिर खरीदा था डोकाबी शॉप से, उन्हीं सारे कांटों की मदद से वहाँ पे जिंदा बच चुका है। उस मॉन्स्टर के पेट के अंदर अभी भी एसिड चारों तरफ बिखर रहा है, सब कुछ को गलाने की कोशिश कर रहा है। तभी डॉगजा, उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, उसकी आँख बंद होने ही वाला है। तभी वो सोचता है कितना देर आखिर हो चुका है, क्या मैंने अपने आप को ओवर एस्टिमेट कर लिया है। मैं बस एक ऑर्डिनरी रीडर डॉगजा हूँ, जिसका मतलब एक रीडर होता है। यहाँ तक कि मैं तो इस स्टोरी का मेन प्रोटैगनिस्ट भी नहीं हूँ। आई वंडर माँ ठीक है कि नहीं, उनको ठीक होना ही चाहिए, आखिर वो माँ है। क्या ये सब एक सपना है? नहीं, सपना तो नहीं हो सकता। स्टिल आई विश कि ये सब एक सपना होता। हाँ, ऐसा नहीं कि पहले की जो दुनिया थी वो बहुत अच्छा था, नहीं ऐसा कुछ नहीं, पर कम से कम वहाँ पे मुझे अपने जीवन को रिस्क पे तो डालना नहीं पड़ता था, या फिर एक जाइंट मॉन्स्टर के पेट के अंदर तो रहना नहीं पड़ता था। कुछ देर बाद देखते हैं उस मॉन्स्टर के पेट के अंदर थोड़ा सा शांत होता है सब कुछ। तभी वहाँ पे डोकाबी एंटर करता है और कहता है वाओ, सच में मानना होगा, तुमने आखिर कर लिया। नोटिस आता है बहुत सारे कॉन्स्टेलेशंस तुम्हारे इस सर्वाइवल स्किल से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड हो चुके हैं। कॉन्स्टेलेशंस ने तुम्हें 100 कॉइन्स गिफ्ट में भी दिए हैं। यहाँ पे हम देखते हैं द 4th डे, यानी सेकेंड जो हाइडन सिनेरियो था, इसका 4th डे चल रहा है। अब डॉगजा की हालत बहुत ख़राब है। वो पीछे डोकाबी को देखता है। डोकाबी कहता है मुझे कोई आइडिया नहीं था कि तुम उन सारे थ्रोन्स को ऐसे यूज़ करने वाले हो, सच में ये बहुत अनएक्सपेक्टेड था। तभी देखते हैं डॉगजा वो बेहोश होने लगता है। तभी वो नीचे गिर जाता है और हमें नोटिस में दिखाया जाता है हाइडन सिनेरियो वो ख़त्म हो चुका है। बाहर से देखते हैं वो सरपेंट मॉन्स्टर वो मर चुका है, जिसकी वजह से अब उसे 9000 कॉइन एज ए रिवॉर्ड मिल चुका है। वो ऐसा कोई है जो कि पहली बार 7 सी मॉन्स्टर को मारा है, और उसके वजह से उसे अचीवमेंट रिवॉर्ड के हिसाब से 1000 कॉइन और मिल चुका है। कुछ देर बाद हम डॉगजा को देखते हैं, वो थोड़ा सा खुश होता है और सोचता है चलो मैं जिंदा तो हूँ। डोकाबी कहता है स्टोन हॉग्स वो तो कोस्टलाइन की तरफ रहते हैं, स्मॉल सी क्रीचर्स को प्रे करते हैं। वो अपने स्पेशल थ्रोन्स को ऐसे ही अपने ओपोनेंट को, अपने एनिमी को ड्राई करने के लिए यूज करते हैं जब तक कि वो मर ना जाए। पर मुझे नहीं लगा था कि तुम इसे ऐसे यूज करोगे। वो उन सारे कांटों को देखते हुए कहता है। तभी और नोटिस आता है कुछ कॉन्स्टेलेशंस तुम्हारी ये हालत देख के थोड़ा सा हंस रहे हैं। कुछ कॉन्स्टेलेशंस अब समझ चुके हैं तुम्हारा डिसीजन, पर हाँ कुछ कॉन्स्टेलेशंस ये भी कंप्लेन कर रहे हैं इसके बाद से तुम अपना जो भी डिसीजन होगा, जो भी कुछ होगा, वो सब शेयर कर देना ताकि उनको दिमाग घुमाना ना पड़े। डोकाबी डॉगजा को पकड़ते हुए कहता है और मुझे ये भी नहीं पता था मस्कस ऑफ द हैमर शी-हॉर्स बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए यूज कर सकते हो, वो भी इचियाशुर यानी द सरपेंट मॉन्स्टर के एसिड से बचने के लिए। वाओ, सच में बहुत अच्छा है। तभी हमें थोड़ा सा पास्ट की सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हम डॉगजा को वही जो पाउच था जिसमें द हैमर ऑफ सी-हॉर्स मस्कस था वो यूज करते हुए देखते हैं, वो भी अपने बॉडी के ऊपर। यहाँ तक कि जिंदा रहने के लिए उसने जो सरपेंट मॉन्स्टर था उसका जो बॉडीली फ्लूइड था वो भी पिया है, जिसकी वजह से उसका स्टेमिना और ज़्यादा बढ़ चुका है। वो 11 से अब 12 लेवल तक आ चुका है। और ये सब करने के बाद सब कुछ था उसका विल पावर के ऊपर, क्योंकि अब उसे झूलना था और उसने ऐसा ही किया है। वो ये सब कुछ एक्सप्लेन कर रहा था। तभी डोकाबी कहता है मुझे लगता है कि ये सब कुछ मुझे एक्सप्लेन करना चाहिए, है ना? डॉगजा कहता है मैं तो बस तुम्हारी मदद कर रहा हूँ, मुझे लगता है कि तुम थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे थे। तभी नोटिस में दिखाया जाता है 4th वॉल के द्वारा उसका जो पेन था उसको नलीफाई किया जा रहा है। डोकाबी सारे कॉन्स्टेलेशंस को कहता है एनीवेज, ये जो अमेजिंग सर्वाइवल ड्रामा था, आई होप कि ये आप सबको पसंद आया डियर कॉन्स्टेलेशंस। डॉगजा कहता है जस्ट ओपन द डैम डोकाबी शॉप यार,
कुछ ही देर बाद देखते हैं वो इचियाशुर के बॉडी में कुछ होल करता है और सामने एक ग्लोइंग बॉल जैसे कुछ को देखते हैं। इसका नाम है इचियाशुर्स न्यूक्लियस। ये डोकाबी को दिखाते हुए कहता है, मैं इसे सेल करने वाला हूँ, तुम डोकाबी शॉप में जो ऑक्शन होते हैं उनमें ये लगाओ और उसके बदले मुझे ब्रोकन फेथ चाहिए और कुछ भी नहीं। डोकाबी कहता है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, तुमको ये सब कुछ आखिर पता कैसा है। डोकजा उससे बात कर ही रहा था पर तभी डोकाबी कहता है, रुको, उसके पहले डियर कॉन्स्टेलेशंस, हम लोग अभी एक एडवर्टाइजमेंट के बाद वापस आते हैं। ये देख के डोकजा उसकी तरफ देखते रहता है। सीन शिफ्ट होता है। कुछ देर बाद हमें स्ट्रीम कॉन्ट्रैक्ट को दिखाया जाता है जिसमें कि पहला था डोकजा को सारे रूल्स मानने होंगे जो भी इस स्ट्रीम कॉन्ट्रैक्ट में है, जब तक कि वो मर नहीं जाए या फिर वो सारे सिनेरियोस क्लियर ना कर दे। पहले डोकजा किसी भी सपोर्टिंग कॉन्स्टेलेशंस को चूज नहीं कर सकता जब तक कि वो मर ना जाए या फिर सिनेरियोस को क्लियर ना कर दे। तीसरा है इनकारनेशन डोकजा किम को हमेशा के लिए डोकाबी बियोंग्स के चैनल में ही रहना होगा। फोर्थ नंबर पे है डोकाबी बियोंग और इनकारनेशन डोकजा किम, वो दोनों एक दूसरे के प्रॉफिट को शेयर करेंगे। जो भी शेयर का परसेंटेज होगा वो दोनों को एक साथ बात करके सुलझाना होगा। डोकाबी ये दिखाते हुए कहता है, मैं पहले तो इतना ज़्यादा श्योर नहीं था, पर तुम्हें देख के और तुम्हारा जो ये हिडन सिनेरियो को क्लियर करने का जज्बा था, ये देखने के बाद मुझे बहुत अच्छा लगा, इसीलिए ये लो। डोकजा इसे देखते रहता है और कहता है, क्या एक फुल रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट? डोकाबी कहता है, तुम ह्यूमंस तो ऐसे ही करते हो ना, मुझे लगा ये तुम लोगों को पसंद है, चलो अब करते हैं, ज़्यादा देर नहीं करते हैं। डोकजा उसकी तरफ देखते रहता है और सोचता है, सब कुछ देख के तो अच्छा लग रहा है, इससे अच्छा डील मुझे नहीं मिल सकता, पर एक चीज़ के अलावा। और वो कहता है, इस कॉन्ट्रैक्ट में एक चीज़ मिसिंग है, तुम्हें पता है, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। डोकाबी कहता है, क्या तुम्हारा मतलब है सील ना? हम लोग वर्बली मतलब बात करके इसे एग्री कर सकते हैं। ये जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ये सोल बाउंडेड होता है, तो हम दोनों मुकर नहीं सकते, तुम्हें पता है ना? पर डोकजा कहता है, नहीं, जो पैसे का रेशो है वो तुमने मुझे बुद्धू बनाने की हिम्मत कैसे की? डोकाबी कहता है, ओह अरे पैसा कुछ, चलो 50-50 करते हैं, ठीक है। और वैसे भी मैं अपने चैनल के लिए तुम पर कोई चार्ज नहीं डालूंगा, जो भी हमें कॉइन्स मिलेंगे वो सब हम 50-50 कर लेंगे। डोकजा कहता है, तुम्हें लगता है कि मैं एक इडियट हूँ? डोकाबी को कुछ भी समझ में नहीं आता, पर वो कहता है, नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है, इंडस्ट्री में तो यही रेट चल रहा है ना। कॉन्स्टेलेशन जो कि हमारे चैनल को देखते हैं वो कुछ कॉइन शेयर करते हैं जो कि हमारे पास थोड़े से आते हैं, उसका शेयर हमारे पास थोड़े से आते हैं, ऐसे ही तो सब कुछ होता है। डोकजा कहता है, तुम्हें पता है ना मेरा कोई सपोर्टिंग कॉन्स्टेलेशन नहीं है, और मुझे पता है जब किसी का सपोर्टिंग कॉन्स्टेलेशंस नहीं होता है, जो भी गिफ्ट्स कॉइन्स इनकारनेशन को दिया जाता है कोई भी कॉन्स्टेलेशन द्वारा, उसके लिए डोकाबी को एक कमीशन मिलता है। आई एम श्योर मैंने तुम्हारा ऑलरेडी बहुत सारा प्रॉफिट बना दिया है ना? ये सुन के डोकाबी थोड़ा सा नर्वस होता है और हंसने लगता है। डोकजा कहता है, ठीक है, अगर सब कुछ ऐसा ही है, सारा कॉइन्स मैं रखूँगा, तुम सारे कमीशंस रख लेना, मैं तुम्हें एक भी कॉइन नहीं दूंगा। ये सुन के डोकाबी बहुत हैरान होते हुए कहता है, क्या? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, चलो तुम 70% रख लो। डोकजा कहता है, नहीं, अगर तुम मुझे पूरा का पूरा दे दोगे तभी मैं रुकूंगा, नहीं तो मैं किसी और चैनल में चला जाऊंगा। मैंने सुना है गिल्डल का जो चैनल है वो बहुत अच्छा चल रहा है। डोकाबी कहता है, ठीक है, चलो 80% तो ले लो ना। पर डोकजा मानने के लिए तैयार ही नहीं होता, वो कहता है 100% या फिर नथिंग। इससे डोकाबी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, पर वो कुछ भी नहीं कर सकता। डोकजा कहता है, देखो एडवर्टाइजमेंट जल्दी ही खत्म होने वाला है, सारे कॉन्स्टेलेशंस को भी अब इतने लंबे एडवर्टाइजमेंट के लिए बहुत गुस्सा आ रहा है, तुम देख तो रहे हो ना। डोकाबी के हाथ में अब कुछ नहीं था, वो कुछ भी नहीं कर सकता है। तभी कहता है, फाइन, कॉन्ट्रैक्ट को साइन करता हूँ। तभी डोकजा कहता है, ओह और एक चीज़, मुझे कॉन्ट्रैक्ट फी भी चाहिए, मुझे 5000 कॉइन्स दे दो। सीन शिफ्ट होता है। कुछ देर बाद हम उसी असुर को मरे हुए देखते हैं। डोकजा तैरते हुए बाहर से बाहर आता है और सोचता है, बहुत दिन हो चुके हैं फ्रेश एयर को इंटेक कर रहा हूँ, मुझे लगा था कि सिर्फ 2 दिन में काम हो जाएगा, पर 4 दिन भी बुरे नहीं हैं, क्योंकि जॉन यॉर्क जो कि मेन प्रोटैगनिस्ट है उसे भी 4 दिन लगे थे, और उसके साथ मैंने तो डोकाबी के साथ एक स्ट्रीम कॉन्ट्रैक्ट भी कर लिया है, और उसके बाद उसे बहुत गुस्से में भी करके आया हूँ, क्योंकि 5000 कॉइन जो उसको देना पड़ा था। पर यह बहुत अजीब है, मैं पहले किसी को कोई भी कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करा पाया था, पर अब सिर्फ एक बुक पढ़ने की वजह से मैं बहुत बड़ा एक डील साइन करके आया हूँ। तभी देखते हैं नोटिस आता है, पर्सनल स्किल द 4th वॉल, ये अब तक एक्टिव है। ये देख के उसे याद आता है, पास्ट में हमें दिखाया जाता है, वो अपनी इस 4th वॉल के बारे में डोकाबी को बताता है कि वो अपना एट्रीब्यूट विंडो नहीं देख पा रहा है। डोकाबी कहता है, क्या सिस्टम एरर? ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। वो भी ट्राई करता है उसका एट्रीब्यूट विंडो देखने की,
पर तभी देखते हैं पर्सनल स्किल फोर्थ वाल एक्टिवेट होता है जो कि उसको भी रोक देता है। ये याद आते ही हम देखते हैं डोकजा विलेनिश स्माइल देता है और कहता है मुझे कुछ भी पता नहीं है, मुझे ये बिल्कुल एक्सपेक्टेशन नहीं था कि मेरा ये स्किल या था कि डोका भी जैसे किसी को भी इंटरफेयर करने से रोक सकता है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं एक बहुत अच्छा कॉन मैन यानी विलेन बन सकता हूँ। तभी वो कहीं पे एंटर करता है, एक बैरियर को क्रॉस करता है। तभी नोटिस आता है तुमने एक ऐसे एरिया में एंटर करा है जहाँ पे द सेकेंड मेन सिनेरियो चल रहा है। द सिनेरियो एरिया इज़ हाईली कॉन्टेमिनेटेड। अपने ब्रेथ को थोड़ा सा होल्ड करके रखो और जल्दी से जल्दी अंडरग्राउंड हो जाओ। और तभी देखते हैं बाकी जो ऑरा था वो बहुत खतरनाक था। डॉक्टर सोचता है यह हवा तो पॉइजनस है। सामने देखते हुए सोचता है चलो रियल गेम तो अब शुरू होता है। तभी इस जगह की हालत देखते हैं जो कि बहुत ख़राब है। चारों तरफ मॉन्स्टर्स एक दूसरे से फाइट करे जा रहे हैं और चारों तरफ की हालत और ज़्यादा ख़राब होते जा रहा है। तभी कॉन्वेंस स्टोर के अंदर देखते हैं डॉक्जा को देखते हैं वो बहुत सारे खाना बैग्स के अंदर भरे जा रहा है। खाना भरने के बाद वहाँ से वो जाने लगता है और सोचता है ये एनफ होना चाहिए। यहाँ तक कि नोटिस में हम देखते हैं वो इलायंस मंकीज लंग का यूज़ कर रहा है जिसकी वजह से ये जो सारे डेडली पॉइजन हैं वो न्यूट्रलाइज हो रहा है। इसका ड्यूरेशन 20 मिनट है। तभी वो जा ही रहा था, आवाज़ आता है हेल्प प्लीज़ मदद करिए। वो वहाँ पे घूमता है, हैरान होते हुए देखता है वहाँ पे एक औरत थी। वो सोचता है क्या यहाँ पे ऐसा कोई है जो कि अभी भी जिंदा है। वो औरत वो कहने लगती है मदद करिए प्लीज़ प्लीज़ मदद करिए। सीन शिफ्ट होता है। तभी देखते हैं डॉक्टर उस लड़की को लेके दौड़ते हुए वहाँ से भागने लगता है और सोचता है ऑक्सू स्टेशन जो कि पास ही होना चाहिए वो डिस्ट्रॉय हो चुका है क्योंकि वो ग्राउंड के ऊपर था। सबसे क्लोजेस्ट अंडरग्राउंड स्टेशन है जो कि है ग्योमुहो स्टेशन। पर जब वो वहाँ पे जाता है देखता है कि वो बंद है। वो सोच में पड़ जाता है कि अब वो कहाँ जाएगा। और तभी वो लेडी कहती है 4 नंबर एग्ज़िट। और तभी देखते हैं 4 नंबर एग्ज़िट वो खुला हुआ है। वो वहाँ पे जाने की कोशिश करता है पर वहाँ पे जाते ही देखते हैं कुछ लोग दरवाज़ा या फिर गेट को बंद कर देते हैं। वो बाहर से चिल्लाने लगता है खोलो खोलो जल्दी, मेरे साथ एक इंजर्ड वुमन है। पर वो लोग खोलने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं होता और कहने लगते हैं ये जगह ऑलरेडी ओवर क्राउडेड हो चुका है, बहुत ज़्यादा भीड़ है और ज़्यादा लोगों की जगह नहीं है यहाँ पे। डॉक्टर कहता है इसमें मेरा कुछ नहीं जाता, प्लीज़ खोलो। और सोचता है क्या कहा उसने, ओवर क्राउडेड, भीड़ ज़्यादा है। पर टोयसा में तो मैंने कभी ऐसा नहीं पढ़ा। और तभी देखते हैं वो लाठी से उस गेट को एक ही बार में उठा देता है। सारे लोग उसे ऐसा करते हुए देख के बाहर से भागने लगते हैं। और तभी नोटिस आता है तुम सेफ्टी जोन के अंदर आ चुके हो। कुछ देर बाद अपने मुंह से वो लंग्स निकाल के वो उस लेडी को देते हुए कहता है ये अपने मुंह के अंदर कुछ देर के लिए रख लो, इससे तुम फुली रिकवर तो नहीं हो जाओगी पर तुम्हारे अंदर जो पॉइजन है उसे न्यूट्रलाइज कर देगा। वो उस औरत की तरफ देख लगता है और सोचता है ये जो कैरेक्टर है ये तो मुझे टोयसा में कहीं नहीं दिखा था या फिर मुझे याद नहीं आ रहा है। क्या मैं एक बार इसकी कैरेक्टर प्रोफाइल को देख लूँ। वो देखने जाता तभी आवाज़ आता है यहीं पे है, देखो देखो यहीं पे। कुछ लोगों को हम उनके पास आते हुए देखते हैं। एक बंदा बहुत ही गुस्से में कहता है हु द हेल आर यू। डॉक्टर उसकी तरफ देखने लगता है। हमें नोटिस में दिखाया जाता है द कॉन्स्टलेशन प्रिजनर ऑफ द गोल्डन हेड बैंड। उसको इन अनवेलकम गेस्ट ये बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है। डॉक्टर अपना नाम कहता है। ये सुन के वो बंदा कहता है डॉक्टर किम ये तुम्हारा नाम है। डॉक्टर कहता है हाँ। पर तभी वो बंदा गुस्से में कहता है मैंने तुम्हारा नाम नहीं पूछा, मैं पूछ रहा हूँ कि कौन हो तुम। तभी पीछे से एक बंदा देखते हुए कहता है देखो वो लड़की, क्या वो माइनर ग्रुप में से है ना। पर उस बंदे को पीछे से बोलना बिल्कुल पसंद नहीं आया। वो गुस्से में उस दूसरे बंदे की तरफ देखने लगता है। वो बंदा कहता है आई एम सॉरी सर सेलेसु, तो तुम पहले जाओ। ये नाम सुन के डॉक्टर सोचता है क्या सेलेसु, आई एम सॉरी अगर मैं यहाँ पे नाम का प्रोनाउंसिएशन गलत कर रहा हूँ तो। ये नाम सुन के मुझे तो कुछ याद नहीं आ रहा है। मुझे लगता है कि इनके बारे में चिंता करने की मुझे अभी ज़रूरत नहीं है। डॉक्टर उनकी तरफ देखने लगता है, सोचता है मैंने हमेशा सोचा था लॉलेसनेस वही तो है एक क्लिस्ट वे, वो भी टोयसा के अंदर। दुनिया जब ख़त्म हो जाता है तब दुनिया में कोई भी लॉ नहीं रहता। तभी देखते हैं वो सारे बंदे वो लड़की वहाँ पे उनके पास रखे जाने के लिए कहता है, साथ में सारे जो फूड है वो भी रखे जाने के लिए कहता है और कहता है ये सब रख के यहाँ से चले जाओ, उसके बाद मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा। डॉक्टर सोचता है जितना भी हो उस बुक से तो ये सारे ह्यूमंस और ज़्यादा बुरे हैं, लगता है कि कुछ बुरा होने वाला है। तभी नोटिस आता है
प्रिजनर ऑफ द गोल्डन हेडबैंड उसको गुस्सा आ रहा है। द कॉन्स्टेलेशन डिमोनिक जज ऑफ फायर इनजस्टिस को देख के फ्यूरियस है और तभी एक बाउंटी हंटर सिनेरियो आ जाता है। डॉक्जा अपने हाथ का जो लाठी था उसे लेके खड़ा हो जाता है। वो बंदा कहता है, तो क्या मेरे एडवाइस को इग्नोर करने की तुमने हिम्मत की? ठीक है। तभी देखते हैं वो अपने हाथों में फिंगर रिंग्स पहन लेता है और मारने के लिए तैयार होता है और कहता है, मैंने तुझे चांस दिया था, अभी भी कह रहा हूँ 1 2 3 काउंट करता हूँ, या से निकल जा नहीं तो मर जाएगा। पर तभी कुछ देर बाद हमें साउंड सुनाई देता है। हम देखते हैं कि डॉक्जा एक एक करके सारे बंदों को वहाँ पे मार चुका है। उन लोगों को कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि ये बंदा आखिर कौन है, क्या इसके पास कोई भी सपोर्टिंग कॉन्स्टेलेशन है, ये इतना ताकतवर कैसे हो सकता है। डॉक्जा सोचता है किसी का भी टोटल स्टैट्स होता है, उसका सम ही उसका ताकत बताता है, जैसे कि स्टेमिना, स्ट्रेंथ, एजिलिटी, सब कुछ मिला के जो सम होता है उसी से ताकत होता है। जैसे कि मेरा है 33, इनमें से हर किसी का मिला के भी सिंगल डिजिट पार नहीं होता। तो फिर चाहे इनके पास कॉन्स्टेलेशन हो या फिर नहीं, वो लोग मुझे कभी हरा नहीं सकते। तभी वो उस बंदे के पास जाता है, उसका कैरेक्टर प्रोफाइल ऑन करता है, पर उसमें उसका जो सपोर्टिंग कॉन्स्टेलेशन मोनाको ऑफ द स्मॉल फ्राइज वो थोड़ा सा अजीब है। तभी वो उस बंदे को देख के कहता है, चेल्सू बैन फ्रॉम द चेवल्डू गैंग। ये सुन के वो बंदा कहता है, क्या तुम मेरा नाम कैसे जानते हो? डॉक्जा सोचता है वो एक तरह का बार्डमैन था, वो भी ग्योमो स्टेशन का जो ग्रुप था, पर नोबेल के हिसाब से तो उसे जूनियॉक के हाथों पहले ही मारा जाना चाहिए था, वो अभी जिंदा क्यों है? वो ये सब सोच ही रहा था। तभी वो बंदा कहता है, ओह अब मुझे समझ में आया, तो तुम उस तरह की बंदे हो, तुमने भी कई सारे लोगों को मारा है ना? मैं तुम्हारी तरफ देख के ही ऐसा बोल सकता हूँ कि तुम और मैं बिल्कुल अलग नहीं है। ये सुन के डॉक्जा हैरान होता है और तभी थोड़ा पास्ट के बारे में सोचता है, जब सब लोग मर रहे थे पर वो चुप था, वो देख रहा था, शायद वो उन्हें बचा सकता था, शायद उन्हें बचाना चाहिए था। उसे नामुमकिन की बात याद आता है। उसने कहा था, बी ऑनेस्ट, तुम बस देखना चाहते हो उनको लड़ते हुए, एक दूसरे की ज़िंदगी के लिए लड़ते हुए। और एक नोटिस आता है, द फोर्थ वॉल हैज़ ब्लॉक्ड द ब्लफ ऑफ चेल्सू बैंग। तभी डॉक्जा उसके हाथों में वो थ्रोन मारता है और कहता है, मुझे लगता है कि तुम्हें अभी इतना नहीं बोलना चाहिए, कम से कम इस सिचुएशन में तो बिल्कुल नहीं। तभी नोटिस आता है, द कॉन्स्टेलेशन मोनाको ऑफ द स्मॉल फ्राइज वो अमेज हो चुका है। द कॉन्स्टेलेशन मोनाको ऑफ द स्मॉल फ्राइज वो 100 कॉइन्स तुम्हें दिया है। पर ये क्या 100 कॉइन ये कॉन्स्टेलेशन डॉक्जा को क्यों दे रहा है? ये तो चेल्सू का कॉन्स्टेलेशन है ना? तभी यहाँ पे उसका जवाब भी दिया जाता है, जो मोनाको ऑफ स्मॉल फ्राइज कॉन्स्टेलेशन है ये बहुत बुरा एक कॉन्स्टेलेशन है। मतलब ये इसीलिए फेमस है कि ये अपनी इनकारनेशन का कभी भी वैल्यू नहीं करता। नोटिस में दिखाया जाता है 2 मिनट बचे हुए हैं, डॉक्जा को अब इस आदमी को ख़त्म करना ही होगा। तभी सारे लोग, उसके जो सारे बंदे थे वो सारे पीछे से ये देख रहे थे। उनमें से एक बंदा चिल्ला के कहता है, रुक जाओ प्लीज़, उसे जाने दो। डॉक्जा पीछे देखता है और सोचता है, ह्यूमंस वो बहुत वीक होते हैं, कैसे इनके जैसे कमज़ोर ह्यूमंस इतना ज़्यादा कोल्ड ब्लडेड और क्रूएल होते हैं। ये जो एपोकलिप्स है ये बस इनके लिए एक एक्सक्यूज़ है। और तभी वो उस बंदे को देखता है, उसका कॉलर पकड़ते हुए कहता है, बोलो मुझे तुमने ऐसा क्यों करा? पर वो बंदा बस कहता है, फक जस्ट किल मी ऑलरेडी यू सन ऑफ ए बिच। पर डॉक्जा उसकी तरफ देखता है, उसकी आंखों की तरफ देख के उसे लगता है कि दुनिया ख़त्म होने से पहले या फिर एपोकलिप्स आने से पहले ये बंदा भी बहुत कुछ सह चुका था, बिल्कुल डॉक्जा की तरह। तब वो उसकी तरफ देखता है और कहता है, मे बी हम लोग अलग नहीं हैं। तभी देखते हैं सेकेंड सिनेरियो वो ख़त्म होने ही वाला है। हमें एक ज़ोर से साउंड सुनाई देता है, उस आदमी को देखते हैं, डॉक्जा उस आदमी को मार चुका है। हमें नोटिस में दिखाया जाता है, द कंडीशन ऑफ द सब सिनेरियो वो फुलफिल हो चुका है, तुमको 300 कॉइन दिया गया है और जो मोनाको ऑफ द स्मॉल फ्राइज है वो तुम्हारी इस हरकत को देख के सेटिस्फाई हुआ है और तुमको 100 कॉइन्स गिफ्ट करा है। उस बंदे को मरते हुए देख के वहाँ पे जितने भी सारे बंदे थे वो रोने लगते हैं, डॉक्जा से कहने लगते हैं, कैसे तुम ऐसे कर सकते हो, तुम इतना कोल्ड ब्लडेड कैसे हो सकते हो? पर डॉक्जा बस इतना ही सोचता है, चाहे कुछ भी हो जाए ये दुनिया एंड होने ही वाला है, तो फिर मुझे इस नए दुनिया में खुद को एडप्ट करना ही होगा। तभी देखते हैं वो उस लेडी को उठाता है, उनकी तरफ देखते हुए कहता है, मुझे बाकियों के पास ले चलो। ये सुन के वो सब बहुत ज़्यादा हैरान होते हुए उसकी तरफ देखते हैं। सो अब डॉक्जा आखिर कहाँ जाएगा उनके साथ और आगे क्या होगा? अगर आपको देखना है सब्सक्राइब कर लो यार। थैंक यू सो मच देखने के लिए।